नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सुपर टेट एग्ज़ाम 2026 और 27, ठीक है ना। सो गाइज, आपको पता है कि देखो, मैं पहले सीडीपी का यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि सीडीपी में 3 सेशन है। एक हमारा शिक्षण कौशल है, देन जीवन कौशल और यहाँ पे बाल मनोविज्ञान, ठीक है ना। आपको पता है कि शिक्षण कौशल और जीवन कौशल की हमारी कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पे चल रही है। सो गाइज, आज ये जो है पहले हम करेंगे यहाँ पे शिक्षण कौशल, ठीक है ना। तो शिक्षण कौशल में ये आज हमारा 4 चैप्टर है। जी हाँ, शिक्षण कौशल में चैप्टर नहीं 4 पॉइंट्स है। देखो यहाँ पे एक जो चैप्टर है वो काफ़ी लॉन्ग है, उसमें वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, ये तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको इन्हें अलग अलग पार्ट्स में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर एक ही क्लास में हम वेद भी, बौद्ध भी और मुस्लिम कालीन तीनों पढ़ लेंगे, आपका जो माइंड है ना कन्फ्यूज़ हो जाएगा। और आप जो है भी आपने वैदिक काल की जो भी यहाँ पे, ठीक है, व्याख्या पढ़ी, जो भी मैंने पढ़ाया, फिर नेक्स्ट जो मैं आपको बौद्ध काल के बारे में पढ़ाऊंगी, वो आपके माइंड में सब कुछ क्या हो जाएगा, गोल गप्पा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो भैया गोल गप्पा नहीं बनाना है, ओनली यहाँ पे बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं करा रही हूँ। देखो, छोटी छोटी वीडियो होगी, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स होंगे और थोड़े थोड़े तरीके से हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि चाहे हम 2 ही लाइन पढ़े, बस चीज़ें हमारी, ठीक है ना, क्लियर होनी चाहिए। तो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पार्ट 4 है यहाँ पे, ब्रिटिश काल में शिक्षा प्रमुख बिंदु। अब देखो, आपको पता है अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो जैसा आपको जो है पता ही है कि भारत में जो है यहाँ पे मुगल शासकों ने भी राज किया, अंग्रेजों ने भी राज किया, यहाँ पे पुर्तगालियों ने भी राज किया, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे ब्रिटिश काल में शिक्षा प्रमुख बिंदु, हमारे भारत में एक समय ऐसा भी था जिस समय क्या था, ब्रिटिश का काल था। क्या था? हमारे भारत में ब्रिटिश का काल था। तो जब भारत में ब्रिटिश का काल था, उस समय हमारी शिक्षा कैसी थी ये बताना है। तो आपको पता है, मैंने बताया कि भारत में जो है यहाँ पर अंग्रेज, मुगल शासन, पुर्तगाली, पता नहीं कौन कौन आए। इसी तरह से भारत में सबसे पहले डच कौन आए, डच मिशनरियों ने शिक्षा पर क्या किया, कार्य शुरू किया। तो भैया ये जो डच होते थे ना, ये बहुत खतरनाक होते थे। क्या होते थे? ये बहुत खतरनाक होते थे। ये लोग क्या सोचते थे कि हिंदू लोग या मुस्लिम लोग, इन दोनों को हम क्या बनाए, ईसाई धर्म बनाए। क्या बनाए? ईसाई धर्म बनाए, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले डच मिशनरियों ने शिक्षा पर क्या किया, कार्य किया। ओके, फिर यहाँ पे देखो, ब्रिटिश काल में 3 बंधे हुए बहुत खतरनाक डेंजर, जिसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर बहुत ही बेकार आदमी है, ठीक है। कौन? विलियम कैरी, ओके, और एक वार्ड है और एक मार्शमैन, ठीक है। ये जो तीनों है ना भैया, ये तीनों इतने बेकार आदमी थे यहाँ पर ब्रिटिश काल के, इतने बेकार ये डच यहाँ पर मिशनरियों थे, ठीक है ना, ईसाई धर्म के थे ये तीनों के तीनों। कि ये लोग क्या सोचते थे कि ये जैसे जैसे भारत में घूमते रहते थे, तो वहाँ पर जहाँ भी, जिस भी क्षेत्र में ज़्यादा हिंदू होते थे, तो ये लोग वहाँ पे ब्राह्मण, ठीक है ना, और जो है क्षत्रिय, ये जो है बनकर, ठीक है, वहाँ पर ईसाई का क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। यानी कि हिंदू को अपने धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार करके उन्हें अपने धर्म में लाना चाहते थे। और जहाँ पर जिस क्षेत्र में जाते थे, अगर वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, क्या है, अगर वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, तो उन मुस्लिमों के सामने ये मौलवी बन के, उस्ताद बन के, ठीक है, यानी कि उनके ही धर्म के बन के, और क्या करते थे, यहाँ पर जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उनको कहते थे कि भैया आप लोग इसको छोड़ के इस धर्म में आ जाओ, ठीक है ना। ये कहा ना मैंने कि तीनों लोग क्या थे, बहुत बेकार थे। तीनों लोग क्या थे, बहुत बेकार। विलियम कैरी और वार्ड यहाँ पे, और ये वार्शमैन, इनको जो है श्रीरामपुर तिरुमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या थे, ईसाई धर्म के प्रचारक थे। इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है? श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से इन तीनों को जाना जाता है। तो देखो, जो श्रीरामपुर है, ठीक है, श्रीरामपुर का मतलब है, श्रीरामपुर एक क्षेत्र था। क्या था भैया? श्रीरामपुर एक क्षेत्र था, जी हाँ। और इसी क्षेत्र में ये सबसे पहले जो 10 मिशनरियों थे, ये क्या थे, यहाँ पर आपके आए। ओके, सो इसी वजह से यहाँ पर जो है इनको श्रीरामपुर त्रिमूर्ति कहा गया, और तीनों बहुत डेंजर थे। भारत में
और ये क्या थे, ईसाई धर्म के प्रचारक थे, ध्यान रखना। अच्छा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा गया, चार्ल्स ग्रांट को। देखो आपको पता है कि अगर हम बात करें कि भैया भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है वो किसने चलाई, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आपको पता है कि यहाँ पर जो मार्शल हुए, ठीक है, उसने चलाए। लेकिन नहीं, उनसे भी पहले चार्ल्स ग्रांट आए, ठीक है, उनको भी यहाँ पर भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना गया, जिन्होंने भारत में क्या अंग्रेजी शिक्षा के क्या किए, प्रचार प्रसार के लिए पंचसूत्री कार्यक्रम तैयार किया। क्या किया इन्होंने, यहाँ पे पंचसूत्री जो कार्यक्रम है भैया ये तैयार किया। तो क्वेश्चन आपका स्टेट के एग्जाम में कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन इस तरह बनेगा आपका, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि भारत में सबसे पहले किसने शिक्षा पर कार्य करना प्रारंभ किया था। सबसे पहले भारत में डच मिशन ने आए। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा कि श्रीरामपुर त्रिमूर्ति किसे कहते हैं। 3 नाम होंगे, विलियम कैरी, वार्ड और मार्समैन, तीनों को रट लीजिए। अच्छा, फिर थर्ड क्वेश्चन बनेगा विलियम कैरी, वार्ड, मार्समैन ये किस धर्म के प्रचारक थे, ईसाई धर्म के थे। फिर क्वेश्चन बनेगा भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा गया, चार्ल्स ग्रांट को कहा गया। फिर ये क्वेश्चन बनेगा, फिर ये क्वेश्चन बनेगा जो चार्ल्स ग्रांट था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए पंचसूत्री कार्यक्रम किसने तैयार किया, चार्ल्स ग्रांट ने तैयार किया। तो इस तरह से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं कह रही हूँ कि इतना आसान नहीं है सुपर टेट का हर एक पॉइंट्स पढ़ना, सिलेबस पढ़ना, वो तय करता है कि जो पढ़ा रहा है वो कैसा कंटेंट आपको दे रहा है और साथ ही साथ में किस तरह पढ़ा रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मैंने कहा सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मेरे सारी चीज़ें आपको समझा भी दी, तो इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये जो अब मैं आपको यहाँ पे जो लड्डू यहाँ पे देने वाली हूँ, ये लड्डू इतना बेहतरीन है, इतना फर्स्ट क्लास यहाँ पे लड्डू है कि आप कहेंगे क्या बात है मैम, गजब का यहाँ पे हमारा सेशन है, ठीक है ना। तो गाइस फर्स्ट इसमें हमारा पॉइंट्स है, सो गाइस फर्स्ट इसमें हमारा पॉइंट्स है। देखो अब हम बात करते हैं 1781 हमारी तारीख आती है, ठीक है ना भैया। 1781 में क्या होता है, वॉरेन जो हेस्टिंग्स है इसके द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। अब आप कहेंगे ये क्या, अब ये क्या मैम, आप पढ़ा रहे थे ब्रिटिश काल में जो है यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है, तो अब ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना, ये क्या बात हो गई। तो मैंने कहा ना कि भारत में क्या था भैया, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ठीक है ना, ब्रिटिश भी थे। तो फिर क्या हुआ कि जो हिंदू लोग थे, ठीक है, जो हिंदू लोग थे भैया वो आपके हिंदी बोलते तो उन्हें हिंदी अंग्रेजी, ठीक है ना, तो वो जो यहाँ पर अलग भाषा होती थी उन लोगों को वो भाषा नहीं समझ आती थी। जो मुस्लिम लोग होते थे उन्हें हिंदी भाषा नहीं समझ आती थी, अपनी भाषा समझ आती थी। जो अंग्रेज लोग होते थे तो उन्हें अंग्रेजी भाषा समझ आती थी, उन्हें हमारी हिंदी नहीं समझ आती थी। इसलिए यहाँ पे 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। और यहाँ से सीधा सीधा सुपर टेट के, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ध्यान रखना कब की थी, 1781 में की थी। फिर जो है 1791 में एक पॉइंट आता है, 1791 में फिर हुए जोनाथन डंकन, इसके द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। अब ये संस्कृत कॉलेज, मैंने कहा संस्कृत का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर आपके कॉलेज में संस्कृत, ठीक है ना, माना मैंने कहा कि आपके कॉलेज में हिंदू धर्म के जैसे कि जो है जैसे मैंने कहा कि अलग अलग धर्म से, ठीक है, कि जिस पे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, संस्कृत में वो चीज़ें समझते हैं, तो फिर जो लोग संस्कृत में भाषा का यूज़ करते थे और संस्कृत भाषा को ही समझते थे, तो उनके लिए फिर यहाँ पर एक बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई कि भैया आप यहाँ पे आ जाओ। तो ये किसने की, जोनाथन डंकन ने की, ब्रिटिश काल में, ठीक है ना, 1791 में। इनकी ये तारीख याद रखिए। फिर यहाँ पे 1800 आती है। फिर 1800 में आए कौन, यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली, इसके द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अब भैया हमारे देश में कुछ ऐसे बंदे, जैसे अंग्रेजों की बात करें यहाँ पे, कि उन लोगों को तो इंग्लिश ही आती थी, अंग्रेजी, उनके लिए अब क्या किया जाए, तो भैया उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए भी यहाँ पे वेलेस्ली हुए, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में बताई जाएगी। फिर इसी क्रम में 1821 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है, और ये जो है माउंट स्टुअर्ट
एल्फिंस्टन के द्वारा की गई। तो मैंने कहा ये जो चारों के चारों हमारे पॉइंट्स हैं, मैंने कहा ये जो हमारे चारों के चारों पॉइंट्स हैं इतने बेहतरीन पॉइंट्स हैं, इतने गजब के पॉइंट्स हैं, इतने सुपर पॉइंट्स हैं कि भैया जी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और वो भी बनेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना। तो देखो अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे एस्टेट के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। दूसरा क्वेश्चन बनेगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने किसकी स्थापना की थी? कलकत्ता मदरसा की। तीसरा क्वेश्चन बनेगा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई थी? 1781 में। इस तरह से बन गया। फिर नेक्स्ट है, फिर बनेगा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने। कब की? 1791 में। फिर बनेगा जो लॉर्ड वेलेस्लियस के द्वारा किसकी स्थापना की गई? यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कब? 1800 में। फिर क्वेश्चन बनेगा इसी क्रम में 1821 में कि पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? ये की माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। ओके, सो चीज़ें क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। मैंने कहा थोड़ा पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि चीज़ें याद हो जाए। इतनी बेहतरीन यहाँ पे मैं कहती हूँ ना, इतना बेहतरीन का कंटेंट है कि सुपर से डुपर। जी हाँ, बिल्कुल यही तो चीज़ें आती है एग्जाम में, यही चीज़ आती है। अब देखो परीक्षा के लिए एक लाइन में कैसे याद रखी है, अच्छा जो मैंने भी पढ़ाया। तो यहाँ पे देखो 1781, 1791, 1800 और 1821। तो कलकत्ता मदरसा, ठीक है ना, इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बनारस संस्कृत कॉलेज की जोनाथन डंकन ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की लॉर्ड वेलेस्ली ने। और पूना संस्कृत कॉलेज की एल्फिंस्टन ने। अब याद रखने की एक ट्रिक है छोटी सी। जैसे मदरसा हुआ पहला मदरसा, तो मदरसा 1781 में आया। फिर यहाँ पर संस्कृत कॉलेज आया, संस्कृत ये 1791 में आया। फिर फोर्ट आए यहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये 1800 में आया। फिर पूना आया 21 में। ठीक है, मदरसा 81, संस्कृत 91, फोर्ट 00, पूना 21। इस तरह से भी आप शॉर्ट फॉर्म में इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है भैया इतनी चीज़ें पढ़नी होती है, क्या क्या याद करें। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। चलिए आगे देखो। अभी देखो हम ब्रिटिश काल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं भैया जी? ब्रिटिश काल पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश काल में शिक्षा का क्या यहाँ पर जो है उद्देश्य था, क्या महत्व था। ओके, तो मैंने बताया कि ये जो ब्रिटिश काल है इसमें जो डच मिशनरी थे, ठीक है, इन्होंने पहले शिक्षा पर कार्य करना स्टार्ट किया था। क्लियर है। चलो अब फिर यहाँ पर एक चार्टर एक्ट होता है। क्या होता है? एक चार्टर एक्ट आता है 1813 में। अब बात किसकी हो रही है? 1813 की। आज्ञा पत्र भी से कहते हैं। देखो जो क्या होते हैं, जैसा अलग अलग जो देश है, ठीक है ना, तो उनकी जो कंपनियां हैं, उनकी कंपनियां भैया जी क्या करती थी, यहाँ पर 20-20 साल बाद में एक एक एक्ट को निर्धारित करती थी। ठीक है ना। तो इसी तरह से इंडिया में 1813 का आज्ञा पत्र एक्ट ऑफ 1813 आया यहाँ पे। और इस आज्ञा पत्र में क्या हुआ, पहली बार भारतीय शिक्षा पर प्रचार प्रसार के लिए क्या 1 लाख, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाख रुपए धनराशि आवंटित की गई। तो आपसे देखो सीधा सीधा कैसे क्वेश्चन बनेगा, सीधा सीधा सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि किस आज्ञा पत्र में, ठीक है ना, किस जो है किस एक्ट के तहत पहली बार भारतीय शिक्षा पर प्रचार प्रसार के लिए, यानी कि भारतीय शिक्षा, भारत में जो शिक्षा एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए, विकसित करने के लिए, ठीक है ना, कितने लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। तो वो है 1 लाख। किस आज्ञा पत्र के द्वारा? वो है यहाँ पर 1813 का चार्टर एक्ट। चीज़ें ध्यान रखो, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। फिर ये जो धनराशि है 1 लाख, भारत में आज्ञा पत्र के अनुसार जो भारतीय क्या हुए, विद्वान हुए और जो भारतीय साहित्य हुए, इनके प्रोत्साहन के लिए ये खर्च होगी। फिर इसमें क्या कहा गया भैया, इसमें कहा गया कि ये जो 1 लाख रुपए हैं किस पर खर्च होंगे, ये नहीं कि आप पे खर्च होंगे ऐसे, नो नो नो, ये उन पर खर्च होंगे जो भारतीय विद्वान होंगे, जो भारत में विद्वान आदमी है और जो भारतीय साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे जो है विकसित करने के लिए, उनका उद्देश्य पूर्ण करने के लिए उन लोगों पर ये धनराशि 1 लाख रुपए खर्च की जाएगी। ठीक है। फिर ये है प्रावधान, ये जो आज्ञा पत्र है किस धारा के अंतर्गत आता है, 43। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान से सुनो, मैं फिर से यहाँ पे चीज़ें रिपीट कर दे रही हूँ, फिर से चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल बार बार बताऊँगी। मैंने कहा थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे जो चीज़ें हमारे माइंड में फिक्स हो जाए। मैंने कहा 1813 का आज्ञा पत्र, 1813 का कैरेक्टर एक्ट आता है यहाँ पे, 1813 में चार्टर एक्ट आता है, ठीक है ना। जो 1813 का जो आज्ञा पत्र है उसमें क्या हुआ भैया, सबसे पहले इन लोगों ने भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए, ठीक है ना, धनराशि खर्च करने की बात कही। वो भी किस पर कही, जो भारतीय विद्वान होंगे और जो भारतीय साहित्य, ठीक है ना, होंगे, उनके प्रोत्साहन के लिए। फिर ये जो यहाँ पे 1813 का आज्ञा पत्र है जिसमें 1 लाख रुपए इस तरह दिया जाएगा, तो ये किस धारा के अंतर्गत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, धारा 43 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये धारा जो है भैया बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे रट लेना। ओके, 3 चीज़ें याद रखो 1813 का आज्ञा पत्र में, 3 चीज़ें याद रखो। एक तो 1 लाख की धनराशि, ठीक है, दूसरा भारतीय विद्वानों पर भारतीय साहित्यों के लिए दी गई है, किस धारा में है, धारा 43। ओके, फिर यहाँ पे 4 पॉइंट्स आता है। 4 जो पॉइंट्स है हमारे यहाँ क्या कहता है, किस आज्ञा पत्र में वर्णित भारतीय विद्वान तथा भारतीय साहित्य शब्द का अर्थ स्पष्ट न होने के कारण प्रसिद्ध प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। फिर क्या हुआ भैया, देखो इन लोगों ने इतनी बातें तो यहाँ पे कह दी। फिर इस आज्ञा पत्र में क्या होता है, भारतीय विद्वान भारतीय साहित्य शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो भारत लोग हैं वे ये कह रहे हैं, जो भारतीय है, कि पहले तो आप हमें ये बताएं कि भारत में कौन भारतीय साहित्य है, भारत में कौन भारतीय विद्वान है। आप मुझे बताएं, उस बंदे का नाम बताओ कि भारत में कौन भारतीय विद्वान है, भारत में कौन भारतीय साहित्य है। अब यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाई। जब ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुई, फिर जो ये डच मिशनरी थे, ब्रिटिश थे और जो इंडियन थे, जो भारतीय थे, इन लोगों के बीच आपस में, क्योंकि यहाँ पे भैया आपको पता है बहुत सारी कास्ट वाले बंदे अदर विदेशों से आते थे, ठीक है, तो इनके बीच एक प्राच्य पाश्चात्य यहाँ पे विवाद हुआ। ये जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है ये क्या होता है, ये है कि इसमें जो हिंदू है, मुस्लिम है, जो डच, इस जो यहाँ पे आपका भी मैंने क्या कहा, ईसाई है, ये लोग कहने लगे भैया कि ये अपने अपनी राय देने लगे कि यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, ये फलाना ढिमकाना। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा, किस एक्ट के तहत प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। तो ये होता है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो एक लाइन में चीज़ें आप कैसे याद रखें, देखो 1813 का चार्टर एक्ट आता है, इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि की बात की गई, किस धारा में, 43 धारा के तहत, किस पर, भारतीय शिक्षा पर। फिर इसमें एक विवाद हुआ, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ठीक है। तो बस इसमें ये चीज़ें याद रखें। तो ये शॉर्ट फॉर्म में ये ट्रिक है याद करने के लिए। आई होप मोस्टली सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई होंगी, क्लियर है। सो छोटी सी एक और ट्रिक है, इसे भी देख लो। एक और ट्रिक है भैया, तो ट्रिक कैसे, एक ट्रिक है, अभी देखो कि 13 में, यानी कि जो 1813 का चार्टर एक्ट है, तो 1813 में क्या हुआ, 1 लाख भैया, और धारा 43 का कमाल। देखो 13 में 1 लाख और धारा 43 का कमाल। देखो क्या, देखो 13 में 1 लाख, धारा 43 का कमाल। 13 का मतलब है 1813 में 1 लाख का मतलब 1 लाख धनराशि, किस धारा के तहत, 43 का कमाल। देखो ठीक है, तो 1813 से रुपये 1 लाख हो गया, धारा से 43 हो गया, और विवाद प्राच्य बनाम पाश्चात्य ये भी आपका 1813 के तहत ही हुआ, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो मैंने कहा अब देखो हमारा यहाँ पे ब्रिटिश काल का कुछ बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, अभी बहुत सारे एक्ट आएंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे एक या फिर 2 एक्ट पढ़ाऊंगी भैया। बहुत सारे एक्ट हैं, मैं एक ही क्लास में सारे एक्ट नहीं करा पाऊंगी, ना ही मैं कराना चाहती, क्योंकि न तो इतने अच्छे से आप ही समझ पाएंगे, न ही इतनी बढ़िया मोटिवेट तरीके से, अच्छे तरीके से मैं ही पढ़ा पाऊंगी आपको। जब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होते हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट में देखो आपकी ये क्वेरी है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो आई होप चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो फटाफट सभी फ्रेंड्स हमारे एग्जामिनेशन हब चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल सारी चीज़ें ये फ्री में आपको सब PDF वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी, तो इसमें कोई नो डाउट्स। तो फटाफट एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, देखो शिक्षण कौशल में। सो गाइस, शिक्षण कौशल में ब्रिटिश काल में शिक्षा प्रमुख बिंदु हमने देखा, ठीक है। सबसे पहले डच मिशनरी आए यहाँ पे, शिक्षा पर इन्होंने कार्य किया। फिर 3 बंदे हुए बहुत ही बेकार ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के,
ये जो डच होते थे ना, ये होते जिसे कहते हैं कि बहरूपिया की तरह रूप बदलते थे। जहाँ पे देखा कि क्षेत्र में हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू का रूप बदल लिया, ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय बन गए, वैश्य बन गए, ठीक है, अपना प्रचार प्रसार करने लगे। जहाँ पे देखा यहाँ मुस्लिम ज़्यादा है क्षेत्र में तो वहाँ पे मौलवी उस्ताद बन के उन लोगों को डसने लगे, ठीक है। ये इस तरह के लोग थे यहाँ पे। मैंने कहा ये, और फिर इनको ही श्रीरामपुर त्रिमूर्ति कहा गया, और श्रीरामपुर क्षेत्र था इसी वजह से इन्हें श्रीरामपुर त्रिमूर्ति कहा गया। इसी क्षेत्र में ये लोग रहते थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। फिर भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक हुए चार्ल्स ग्रांट। इन्होंने, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए पंचसूत्री कार्यक्रम तैयार किया। फिर मैंने ये आपको पढ़ाई यहाँ पे 1781, 1791, 1800 और 1821, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, बनारस संस्कृत की किसने की, फोर्ट विलियम कॉलेज की किसने की, ओके, पूना संस्कृत की किसने की। फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया, फिर मैंने एक एक्ट पढ़ाया, इस वाले सेशन में एक एक्ट पढ़ाया। कल के सेशन में ब्रिटिश काल ये भी चलेगा, काफ़ी सारे सेशन में 2-3 आएंगे शायद, तो 2 चैप्टर जो है मैं ले लूँ कल, 2 कैरेक्टर ले लूँगी यहाँ पे। तो 1813 का आज्ञा पत्र हो गया, जिसमें 1 लाख धनराशि पे बात की गई है, भारतीय विद्वान और भारतीय साहित्य के प्रोत्साहन के लिए बात की गई है, ठीक है ना। और धारा 43 के तहत की गई, और इसमें एक विवाद खड़ा हो गया भैया, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हो गया, ठीक है। तो चलिए गाइज, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।